टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज। ये आपकी बैक ईयर सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। उसी श्रृंखला का आपका ये अगला वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोग पेपर को हल करने के लिए जा रहे हैं, ये आपका 2013 का पेपर है और ये आपका कक्षा 6 से 8 यानी कि पेपर सेकंड जो आपका होता है वो आपका कराया जा रहा है। यहाँ पर विज्ञान एवं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पेपर आप लोग हल करने के लिए जा रहे हैं, जो कि जून 2013 में आपका कराया गया था। आइए, समय कीमती है, हम लोग सभी लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग ये पूरा का पूरा पेपर सेट आप लोग हल करना। इसके बाद अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बता दें कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सही आंसर जो आपका रहेगा वैधता। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता आपकी यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? वैधता। कोई भी आपका मापक आपका होता है, उपकरण आपका होता है, वो आपका वैध होना चाहिए, वैध होना चाहिए। विकल्प नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित आपके हैं? तो दोस्तों यहाँ पर थर्स्टन तथा लिकर्ट जो आपके थे, इन्होंने 1927 में जो मापन किया था उसका सही आंसर आपका होगा अभिव्यक्ति, है ना। एप्टीट्यूड का मापन आपका किया था, तो अभिवृत्ति आपका आंसर सही है। विकल्प नंबर आपका बी। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सृजनात्मकता। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पेपर सेकंड आपका है, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, तो आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत करना। और ऐसा एक चीज़ बिल्कुल मत सोचना कि मैं प्राइमरी पेपर फर्स्ट देने के लिए जा रहा हूँ, पेपर फर्स्ट, तो हम लोग पेपर सेकंड को सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं साथियों, ये आपका भ्रम है। आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के दोनों को आप लोग हल करना अच्छे से, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा भी प्राइमरी का अगर स्टैंडर्ड हाई होता है तो पेपर सेकंड तक ही पहुंच सकता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा बैक ईयर जब भी लगाएं तो आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के दोनों बैक ईयर आप लोग अच्छे से लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास में है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित आपका नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो साथियों यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी, मितव्ययिता का संबंध सृजनात्मकता से आपका बिल्कुल नहीं है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना होता है, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण माना जाता है, जबकि मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण आपका नहीं माना जाता। तो इसका आंसर आपका विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गैने निम्न में से किससे संबंधित आपके हैं? तो साथियों गैने के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका ए। गैने ने अधिगम का श्रेणीक्रम दिया था। गैने ने कहा था कि इन्होंने किताब आपकी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। गैने के द्वारा लिखित किताब जो आपकी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने मूल 8 प्रकार वर्णन किया। इन्होंने कितने प्रकार का बताया? सीखने का क्रम इन्होंने कहा 8 प्रकार से आपका होता है, जिसमें सबसे निम्न स्तर का होता है संकेत अधिगम, सबसे उच्च स्तर का आपका होता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है साथियों, इस तरह से जब कभी आप गैनों को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इनकी किताब का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने कुल मिला के 8 प्रकार आपके बताए हैं। ठीक है ना, गैने ने कितने प्रकार बताए? 8। अगला देखते हैं हम लोग, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सा विकल्प आपका सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपका सत्य है आपका विकल्प नंबर आपका सी। कालानुक्रम आयु अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर जी कालानुक्रम आयु का मतलब आपका होता है वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि और कालानुक्रम आयु अर्थात वास्तविक आयु, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टे होते हैं, जबकि बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु का समानुपात होता है। यानी कि बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जबकि बुद्धि लब्धि और कालानुक्रमिक आयु अर्थात वास्तविक आयु एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आपके होते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके कई बार आपके आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, 16P ऐप का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों 16P ऐप जो आपका परीक्षण है, इसमें हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट आपका है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया।
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। एक्चुअली 16 पीएफ आपका इसलिए दिया गया है, इसमें आपके 16 प्रकार के पर्सनालिटी फैक्टर आपके नापे जाते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य, अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार। इस टाइप के आपके 16 आपके पर्सनालिटी के गुण आपके होते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग 16 पीएफ फैक्टर, 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल यानी कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका आरबी कैटल के द्वारा आपका दिया गया था, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से जो आपका होता है वो आपका स्कूल में होता है। कहाँ पर? स्कूल में, विद्यालय में। विकल्प नंबर आपका डी सही है। जबकि संज्ञानात्मक की जगह अगर सामाजिक की चर्चा आती है तो सामाजिक विकास बच्चे का सबसे बेहतर आपका खेल के मैदान में आपका होता है। अगला देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से आपके होते हैं? तो आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ अभिप्रेरणा जो आपकी होती है, इसके जो आपके हिस्से होते हैं, विकल्प नंबर आपका ए। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की उत्सुकता यानी कि प्रेरित होना से है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी तो वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। इसलिए आवश्यकता का सिद्धांत जो देने वाले थे आपके अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, अर्थात मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका सही होगा ए, है ना। आवश्यकता का सिद्धांत आपका अभिप्रेरणा से संबंध आपका रखता है। अगला देखते हैं, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है, यह को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रियाकलाप, कल्पना। साथियों इसका आंसर आपका है विकल्प नंबर सी, लर्निंग, अधिगम। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंजमेंट आ जाता है, स्थायी परिवर्तन आपका आ जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित आपका नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो इसमें आपका विकल्प नंबर जो आपका डी है ना, डी, अनुभूति यानी कि फीलिंग्स, ये आपका स्मृति का हिस्सा नहीं होता है। जबकि पहचान, धारण, पुनः स्मरण का सीधा संबंध आपका स्मृति, आपकी मेमोरी से आपका माना जाता है। जबकि अनुभूति एक विशेष परिस्थिति में होने वाली एक आपकी क्रिया होती है। अगला देखते हैं, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? साथियों मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत होता है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वो आपका आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि मांग का सिद्धांत कहलाता है। अब्राहम मैस्लो ने यहाँ पर 5 प्रकार की आवश्यकताएं आपकी बताई थी। इन्होंने कहा था एक व्यक्ति की आवश्यकता होती सबसे पहली शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आपकी आत्म अनुभूति। इस तरह से यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकताएं आपकी बताई हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के ये पांचों की पांचों आवश्यकताओं को नोट कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग अपनी भाषा में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर मानी जाएगी? इसका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। दोस्तों प्रजातांत्रिक नेतृत्व यानी कि लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक जो नेतृत्व आपका होता है सबसे बेहतर, सबसे अच्छा माना जाता है। जबकि अन्य ए और सी विकल्प आपके नेगेटिव, नकारात्मक आपके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया? तो ये सेंटेंस आपका ड्राइवर के द्वारा कहा गया। साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कोई भी पेपर आपका होता है उसमें एक आपकी डेफिनेशन, परिभाषा आपकी ज़रूर आती है, वो थोड़ी सी कभी कठिन हो जाती तभी सरल हो जाती है। तो आप लोग चिंता मत करिए, किसी एक वीडियो में मैं सारी की सारी डेफिनेशन आपको दे दूँगा, वहीं से आपके पेपर में एक डेफिनेशन आपकी फंस जाएगी। चेस तथा कार्ड निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो साथियों जो चेस यानी कि शतरंज एवं कार्ड जो आपके होते हैं ये आपके बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखे जाते हैं ना। इससे बुद्धि का विकास आपका होता है, इंटेलेक्चुअल गेम्स आपके होते हैं ये, तो बौद्धिक खेल आपके माने जाते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, एटीट्यूड है ना, क्या एटीट्यूड इज द कॉन्सेप्ट? तो अभिवृत्ति संप्रत्यय आपका क्या है? ये एक आपका चारों के चारों विकल्प, तीनों के तीनों विकल्प आपके सही है। संज्ञानात्मक भी आपका है, क्रियाकल्परक भी है आपका, संवेगात्मक भी आपका, तो ये सभी आपका विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब कभी भी आप लोग बाल विकास का पेपर हल कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में अगर ये सभी लिखा हुआ है और अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग विकल्प नंबर डी का चुनाव करें जहाँ पर विकल्प ये सभी दिया गया है। सामान्य तौर से ये वाला आंसर आपका सही माना जाता है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका बुद्धि है कैसा सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर आपका ए या बी, या फिर ए और बी दोनों। तो साथियों अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ विकल्प नंबर आपका डी सही होगा कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो आपका बुद्धि सीखने की क्षमता भी आपकी होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है, इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध किस चीज़ से है। तो प्रेरणा का वही संबंध आपका उपलब्धि से है जो अधिगम का। तो इसका उचित आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी, बोध से। अधिगम का संबंध किससे आपका होता है, बोध से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार आपका क्या है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर डी, चिंतन और कल्पना। देखिएगा थॉर्नडाइक जो आपके थे साथियों, ये एक आपके व्यवहारवादी विचारक थे, व्यवहारवादी थे, और इन्होंने अधिगम के नियम दिए हैं कुल मिला के, है ना। इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार आपके होते हैं। एक आपका सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व होता है, एक आपका प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व होता है, एक आपका स्थूल विचारक व्यक्तित्व आपका होता है। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। अभी तक दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीचर कैप्सूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से लाल रंग से लेके सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इसी के साथ साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये काम आप तुरंत करिए और वीडियो को आप लोग बहुत जल्दी से लाइक कर दीजिएगा साथियों। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपके इस वीडियो में कुल मिला के कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही बने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपका आकलन कर सकता हूँ। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो इसमें से भूलने का सिद्धांत कौन सा आपका है, तो उचित आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, प्रतीपकारी अवरोध। क्या, प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है ना। तो प्रतीपकारी जो आपका अवरोध होता है भूलने का एक सिद्धांत माना जाता है जिसमें मौलिक रूप से हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं, कोई भी धारणा अन्य वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि, प्रॉब्लम आपको होती है, प्रॉब्लम का अनुभव आपको होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतीपकारी अवरोध। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, केवल एक इसमें है जो मानसिक विकास के लक्षण को नहीं दर्शाता है, वो आपका कौन है, तो इसका उचित आंसर है आपका सी, संबंध के, है ना। बाकी भगनाशा, तनाव और चिंता ये तीनों के तीनों आपके मानसिक विकार आपके कहलाते हैं। और भी आपके हैं जैसे कि तनाव आपका हो गया, चिंता हो गया, भगनाशा हो गया, भूल एवं त्रुटि, ये चारों के चारों जो आपके हैं ना ये आपके हैं, जबकि संबंध का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये देखिएगा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आपका आता है, हमेशा पेपर में आता रहता है। तो स्टैनली हॉल महोदय थे, उन्होंने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, झंझावात की अवस्था बोला है ना। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको और बता देता हूँ, जब कभी भी किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाए तो जीवन का कठिन काल कहने वाले आपके किलपैट्रिक थे। कौन, किलपैट्रिक। जबकि किशोर अवस्था को ही अत्यधिक तनाव, दबाव, तूफान, झंझावात की अवस्था कहने वाले स्टैनली हॉल थे। ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, आप लोग इन प्रश्नों को एक मत मानिएगा, अक्सर पेपर में यहाँ से गलती हो जाता है। अगला देखते हैं, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर पर किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो आपका होगा, पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो आपका कुत्ते के ऊपर किया था। विकल्प नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सीखने के वक्र। सीखने के जो आपके वक्र होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, है ना, या सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है आपकी ये है कि ये विकल्पों के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से आप सभी लोगों को भ्रमित करता है। तो सीखने का वक्र जो आपका होता है वो आपका प्रगति का सूचक होता है। और वक्र जो आपके कुल मिला के आपके 4 प्रकार के आपके होते हैं, एक सरल रेखीय वक्र, सकारात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र और एक आपका मिश्रित वक्र। इस तरह से वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो 4 विकल्प आपके पास हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना चाहिए विकल्प नंबर सी, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सी आंसर आपका सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 आने के लिए तैयार। कोर्ट 11 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर ऊपर मात्रा नहीं लग पाई है। कोर्ट 11 के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा गतिशीलता। क्या गतिशीलता कहते हैं? सी आंसर आपका सही है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो कोर्ट 11 थे, कोर्ट 11 के अकॉर्डिंग समूह में जो आपका परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। ये थोड़ा सा जूनियर वाला जो पेपर होता है हल्का सा प्राइमरी लेवल के कंपेयर में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर नहीं करिए, क्योंकि सरल से कठिन की ओर जीवन के सीखने का एक तरीका आपका होता है। इसलिए आप लोग सरल भी चीज़ें सीखिएगा, प्राइमरी का पेपर भी हल करिए, जूनियर का भी पेपर हल करिए, ताकि आप लोग बाल विकास से उठने वाले सारे के सारे प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से देने में सक्षम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के बीच आपका बहुत अच्छा संबंध आपका माना जाता है। विकल्प नंबर आपका डी सही है ना। मानसिक स्वास्थ्य में के बीच में एक अच्छा संबंध समायोजन आपका माना जाता है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? इन चार चीज़ों में से कौन सी चीज़ अधिगमकर्ता को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है? तो इसका आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर डी सृजनशीलवाद। क्या आंसर आपका? विकल्प नंबर डी क्रिएटिववाद, क्रिएटिविटी। सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर देता है ना, भरपूर अवसर देता है। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि आपकी है? स्मरण करने की विधि आपकी कौन सी है? तो साथियों विकल्प नंबर आपका सी आपका सही है। मिश्रित विधि एंड विचार साहचर्य विधि, ये दोनों के दोनों विधियाँ आपकी स्मरण करने की विधियाँ आपकी मानी जाती है ना। विचार साहचर्य विधि, इस विधि में जो आपकी चीज़ें होती हैं स्मरण की जाने वाली बातों का अज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पेपर में आपके कई बार आपके ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, या आपके लास्ट में आंसर की भी आपकी देर के रखी है। तो साथियों इस तरह से आपका ये वीडियो आपका पूरा हुआ। और अभी तक जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, साथ में आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के इस वीडियो में कितने नंबर बने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको कैसा वीडियो लग रहा है ये सजेशन भी, सलाह भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए यह भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि आगामी वीडियो में मैं बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होने का एक प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।